Hey everyone, very good morning to all. Welcome back to my channel The PE Revolution. दोस्तों, आज है 23 जुलाई। इस दिन भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई जब 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC द्वारा मुंबई स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। यह दिन रेडियो के सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के महत्व का जश्न मनाया जाता है और ये हम लोग के लिए अच्छी बात है कि हम लोग का पेपर भी मनोरंजन से ही आज का पेपर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPEd यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियर फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियर पेपर जो 2017 में हुआ है उसका हम प्रीवियस पेपर देखेंगे और इस पेपर का जो नाम है रिक्रिएशन एंड कैंपिंग थर्ड पेपर है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह मनोरंजन का पेपर है। सो दोस्तों, हम इस पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे और जैसा कि हमने अपने सारे वीडियो में बताया है कि जो भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स, जो भी फिजिकल एजुकेशन के मेरे दोस्त साथी हैं, उनके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हर एक सेमेस्टर में ये पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने पेपर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रीड करने से पहले हम लोग नोट को देखते हैं। तो नोट से वही है, इसमें कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंक का एक प्रश्न किया जाना है। सेम वही नोट है जैसा कि पिछले पेपर में नोट हमने बताया था। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है और फर्स्ट क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट करना अनिवार्य कंपलसरी है। और इच क्वेश्चन को आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 200 वर्डों में आंसर देना है एंड लॉन्ग टाइप आंसर को क्या करना है, 500 वर्डों में आपको आंसर देने हैं। सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, मनोरंजन क्या है? व्हाट इज रिक्रिएशन? मनोरंजन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपको 200 वर्डों में आंसर देने हैं। तो हम लोग देखते हैं मनोरंजन क्या है। तो मनोरंजन का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट। मीन्स क्या होता है एंटरटेनमेंट? मीन्स एक्टिविटीज दैट ब्रिंग जॉय, फन और रिलैक्सन टू द माइंड। इट्स हेल्प इन रिडक्शन स्ट्रेस एंड मेक्स अस फील रिफ्रेशड एंड हैप्पी। मनोरंजन का अर्थ क्या होता है? तो मन को आनंद और प्रसन्नता देने वाली गतिविधियाँ वह यह क्रिया होती है जिससे थका हुआ या तनावग्रस्त मन खुश महसूस करता है। मनोरंजन से हमें मानसिक ताजगी मिलती है। यहाँ पे मनोरंजन के कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। मनोरंजन कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे वाचिंग मूवी, मूवी देखकर, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनकर। फॉर एग्जांपल भोजपुरी, हिंदी, हरियाणी, मेनी टाइप्स के सॉन्ग होते हैं जिससे आप सुन के मनोरंजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग गेम्स और स्पोर्ट्स, खेल खेलना। डांसिंग, डांस करके कर सकते हैं। रीडिंग कॉमिक्स और बुक्स, कॉमिक्स या किताबें पढ़ के कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को यात्रा करना, ट्रैवलिंग करना ही मनोरंजन होता है उनके लिए। प्लेइंग मोबाइल गेम्स, मोबाइल में गेम खेल के भी लोग मनोरंजन करते हैं। और नेक्स्ट है रिक्रिएशन के आप बेनिफिट्स भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे इट रिलैक्स एंड रिफ्रेशेड टू माइंड। मन को शांति और आनंद मिलता है, इसका बेनिफिट ये है। और इसका क्या बेनिफिट होता है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। इम्प्रूव सोशल बॉन्डिंग, क्या होता है इससे, सोशल बॉन्डिंग, सामाजिक जीवन बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है पार्ट सेकेंड इसका, 100 को उदाहरण सहित बताइए। एक्सप्लेन हॉबी विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें 100 को उदाहरण सहित बताना है। हॉबीज, हॉबी क्या है, व्हाट इज हॉबी? तो हॉबी इज एन एक्टिविटी दैट ए पर्सन एंजॉय डूइंग इन देयर फ्री टाइम जस्ट फॉर प्लीजर, नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी। शौक का मतलब क्या होता है, वह काम जिसे इंसान खुशी के लिए अपने खाली समय में करता है बिना किसी मजबूरी या जरूरत के, उसे हम शौक कहते हैं। तो शौक के उदाहरण बताना है, शौक के एग्जाम्पल बताने हैं। तो हॉबीज के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना हॉबीज हो सकती है। ड्राइंग और पेंटिंग, चित्र बनाना भी हॉबीज है। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना। डांसिंग, नाचना। टेकिंग फोटोग्राफीज, फोटोग्राफी करना। कुकिंग, खाना बनाना, गर्ल्स को जैसे कुकिंग करना अच्छा लगता है। गार्डनिंग, बागवानी करना। ट्रैवलिंग, यात्रा करना। प्लेइंग मोबाइल गेम्स, मोबाइल में गेम खेलना भी एक हॉबीज होती है। हॉबीज के बेनिफिट क्या होते हैं, तो हॉबीज के बेनिफिट से रेड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। कीप द माइंड फ्रेश, दिमाग ताज़ा रहता है। हेल्प्स लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने को मिलती है हॉबीज से।
बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, शौक से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, बाहर खेलेंगे, डांसिंग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, तो आप लोग का आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। खेल के महत्व को बताइए, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। खेल का महत्व क्या है? खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। खेल क्या है? यह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि खेल खेल रहे हैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इससे क्या होता है, तो इससे हमारा शरीर और मन दोनों को विकास होता है, दोनों का क्या होता है, ग्रोथ होता है। खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहते हैं हम लोग, मन प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहते हैं हम लोग, और अनुशासन व टीम वर्क जैसी जीवन में महत्वपूर्ण बातें सीखी जाती है। इसका महत्व बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, तो खेल का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? शारीरिक लाभ, खेल से शरीर मजबूत और तंदुरुस्त रहता है, मानसिक विकास होता है, मेंटल ग्रोथ होता है। मेंटल ग्रोथ किस टाइप की होता है, तो खेल मन को तनाव से दूर रखता है और एकाग्रता बढ़ाता है। टीचर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाता है हमें, ये अनुशासन सिखाता है। खेल हमें नियमों का पालन करना और समय का मूल्य समझाता है। इसमें सबसे एक बड़ी चीज आती है टीम वर्क एंड लीडरशिप। ये टीम वर्क और हमें लीडरशिप सिखाता है, जैसे समूह में खेलना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की देख रेख, नेतृत्व करना सिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। और हम सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ होती है, इसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जीतने और हारने का अनुभव व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। अगर हम लोग जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, तो ये अनुभव क्या करता है, हमको आत्मविश्वास, हम लोग का बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे इसका। शिविर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले के मुख्य बिंदुओं को बताइए। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू ऑर्गेनाइज द कैंपिंग प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो कैंपिंग क्या इसमें करना है, शिविर कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मुख्य बिंदुओं को बताइए। जैसे कैंपिंग करने के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमको कैंपिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपना उद्देश्य तय करना पड़ता है कि हम लोग को करना क्या है। तो शिविर का उद्देश्य क्या है, जैसे स्काउट कैंप, योग शिविर, पर्यावरण जागरूकता इत्यादि हो सकता है। सेकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड पे हम लोग करेंगे सेलेक्ट ऑफ लोकेशन, जगह का चयन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान चुने जहां कैंपिंग की अनुमति हो। नेक्स्ट आता है डेट एंड ड्यूरेशन। डेट एंड ड्यूरेशन, समय और अवधि, शिविर कितने दिन का होगा और कितने तारीखों में होगा, यह तय करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वालों की सूची, कितने लोग भाग लेंगे, उनकी उम्र और ज़रूरतें क्या है। परमिशन ऑफ सेफ्टी, अनुमति और सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना, मेडिकल ग्रेड सुरक्षा उपाय रखना इत्यादि और कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें फूड एंड स्टे अरेंजमेंट, तो खान पान और रहने की व्यवस्था, जैसे में एग्जाम्पल्स में टेंट, खाना, पानी और साफ सफाई का ध्यान रखें। डेली शेड्यूल क्या है, इसमें कार्यक्रम, डेली का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना होता है कि हमें हर एक दिन, प्रत्येक दिन एक्टिविटी प्लान, नाटक इत्यादि। नेक्स्ट है इसमें टीम का गठन। टीम का गठन, टीम फॉर्मेशन क्या करेंगे, तो कार्यों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय करेंगे, जैसे भोजन प्रभारी, सुरक्षा प्रभारी आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है इमरजेंसी प्लान, आपातकालीन योजना, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखें। और नेक्स्ट इसमें टेंस हम लिख सकते हैं क्लीन अप एंड क्लोजिंग, सफाई और समापन, कार्यक्रम के बाद जगह को साफ करें और समापन कार्यक्रम रखें। भाई जहां हम लोग कैंपिंग करेंगे उसको तो वहां से गंदा कड़ा कूड़ा कचरा करके तो जाएंगे नहीं, समापन में साफ सफाई करेंगे। उससे दोस्तों ये था हमारा शिविर कार्यक्रम का एक बिंदु, जो 10 बिंदुओं में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें नेतृत्व के गुण बताइए। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, एक अच्छे लीडरशिप की पहचान क्या होती है, उनका गुण क्या होता है, तो उनका गुण यही होता है। ठीक है, अगर एक नेतृत्व क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उनके साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करना ही एक अच्छे लीडरशिप का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके गुण हम लोग देखेंगे, तो इसमें गुण होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना और निर्णय लेने में हिचकिचाना नहीं।
ऑनेस्टी, ईमानदारी, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना हमें नेतृत्व लीडरशिप एक अच्छा लीडरशिप बताता है। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, साफ और प्रभावशाली ढंग से बात करना आना चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, नेता को अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहना चाहिए। लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता हम लोग की बहुत कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, जैसे दूसरे की बात ध्यान से सुनना और समझना, ये नहीं किसी की बातें सुने किसी की बातें नहीं सुने। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। राइट टाइम पे राइट वर्क करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, संकट की स्थिति में शांत रहकर हल निकालना ही एक अच्छा लीडरशिप का गुण होता है। टीम स्पिरिट, टीम भावना, सभी को साथ लेकर चलना और उनके योगदान के महत्व देना। इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक होना, दूसरे को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करना एक लीडरशिप का गुण होता है, क्वालिटीज होता है। नेक्स्ट इसमें 10 नंबर लिख सकते हैं। काइंडनेस ऑफ एम्पैथी, दया और सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और मदद करना एक बेस्ट लीडरशिप की क्वालिटीज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमने 10 पॉइंट में 10 पार्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बाह्य मनोरंजनात्मक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आउटडोर रिक्रिएशन एक्टिविटी? तो दोस्तों, आप बाह्य मनोरंजन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो आउटडोर रिक्रिएशन क्रियाएं वे गतिविधि होती हैं जो हम घर या घर के बाहर खुली जगहों में मनोरंजन, व्यायाम और आराम के लिए करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक ताजगी प्राप्त करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आउटडोर रिक्रिएशन क्या हो सकता है? ट्रैकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग, पिकनिक, गार्डनिंग, बागवानी, माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ चढ़ना, नेचर वॉक, जंगल में सैर, आउटडोर खेल जैसे आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो इत्यादि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं आउटडोर रिक्रिएशन के बेनिफिट्स। तो इसमें क्या होता है हम लोग का बेनिफिट्स, हम लोग का क्या होता है? कीप द बॉडी हेल्दी, शरीर स्वस्थ रहता है। रेड्यूस स्ट्रेस एंड कीप द माइंड हैप्पी, मन खुश और तनाव मुक्त रहता है। ब्रिंग अस क्लोजर द टू नेचर, प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलता है। प्रकृति के कैसे मिलता है? तो हम लोग पर्वत माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, पर्वत चढ़ेंगे, तो ये हम लोग का क्या होगा? प्रकृति के करीब जाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से, शिविर के महत्व को बताइए। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपिंग, शिविर के महत्व बताना है। कैंपिंग का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका? तो कैंप एक ऐसा आयोजन होता है जहां लोग कुछ दिनों के लिए एक साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या इसमें हो सकता है? ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सेवा, प्रकृति से जुड़ाव या शारीरिक मानसिक विकास, और इनका इम्पोर्टेंस बताना है। तो कैंप कैंपिंग के इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं? तो इसके इम्पोर्टेंस होते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का विकास, समय पर कार्य करना, नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, टीम वर्क और सहयोग, समूह में रहकर सहयोगी, समझदारी और नेतृत्व गुण बताते हैं। लीडरशिप स्किल, नेतृत्व विकास, बच्चों और युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। कनेक्शन विद नेचर, प्राकृतिक जीवन का अनुभव, शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। लर्निंग न्यू स्किल, नए कौशल सीखना, जैसे खाना बनाना, तंबू लगाना, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, मानसिक और शारीरिक विकास, खेल, योग, समूह गतिविधियों मन और शरीर को ताजगी देती है। सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इसका मतलब स्वावलंबन की भावना, शिविर में रहकर व्यक्ति खुद पर निर्भर रहना सीखता है। तो ये हमारा कैंप का इम्पोर्टेंस हो गया। ठीक है, महत्व हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल ही जीवन है, सिद्धांत को समझाइए। अब किसी व्यक्ति के जीवन में खेल खेल ही उसका जीवन है, उसको सिद्धांत को समझाना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्ले इज लाइफ, खेल जीवन है। ठीक है, तो खेल ही जीवन का अर्थ है जैसे कि खेल के नियम, ऊर्जा, उत्साह, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और हार जीत होती है,
वैसे ही ये सभी चीज़ें हमारी जीवन में भी मौजूद होती है। जीवन भी एक मैदान की तरह है जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने और चुनौतियों से जूझना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सिद्धांत कुछ देख लेते हैं, सिद्धांत इसका क्या क्या हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट सिद्धांत हो सकता है, लाइफ इज ए लाइक ए गेम। लाइफ इज लाइक ए गेम मतलब जीवन एक खेल की तरह है। जैसे खेल में खिलाड़ी मेहनत करता है, अभ्यास करता है और फिर मैदान में उतरता है, वैसे ही जीवन में भी सफलता के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि हम एक बार कोई वर्क किए, एक बार में सफल हुए तो हुए, नहीं तो उस कार्य को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सेकंड नंबर इसमें आएगा, विनिंग एंड लूजिंग टीच लेसन्स। हार और जीत दोनों सिखाते हैं। खेल हमें सिखाता है कि हारने के बाद भी मुस्कुराकर फिर से प्रयास करना चाहिए। यह जीवन का असली मंत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स। नियमों का पालन करना। जैसे खेल के नियम होते हैं, वैसे ही जीवन में भी कुछ मूल्यों और सिद्धांतों का पालन जरूरी है। पॉइंट इसमें 4 लिख सकते हैं हम लोग, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। टीम वर्क और सहयोग। खेल के माध्यम से व्यक्ति में मिलजुल कर काम करने और दूसरे की मदद करने की भावना आती है। नेक्स्ट इसमें फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, शारीरिक और मानसिक विकास। खेल केवल मनोरंजन नहीं है। आप खेल को केवल मनोरंजन नहीं बता सकते हैं कि खेल मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए खेला जा रहा है। यह शरीर को तंदुरुस्त और मन को शांत रखते हैं। यही स्वस्थ जीवन का आधार है। सो दोस्तों, ये हम लोग को सिद्धांत बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक कहावत है, जो खेलता है वही खिलता है, खेल ही जीवन है, क्योंकि जीवन को जीतने के लिए भी खेल की भावना चाहिए। क्या है दोस्तों कहावत, जो खेलता है वही खिलता है, खेल ही जीवन है, क्योंकि जीवन को भी जीतने के लिए खेल भावना चाहिए। तो आप लोग अपना पेपर को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है, मनोरंजन के उद्देश्य बताइए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन। मनोरंजन का उद्देश्य क्या है इसमें। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस के आंसर एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही है। उनसे आप एक दूसरे क्वेश्चन से लिख के मिला उला के लिख सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उद्देश्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मनोरंजन का उद्देश्य होता है मन को प्रसन्न करना, तनाव दूर करना और व्यक्ति को आनंद और ताजगी का अनुभव कराना। यह जीवन की थकान और एक रसत एक रसता का दूर करता है। सो द मेन गोल ऑफ एंटरटेनमेंट इज द refresh the mind, remove stress, and give joy and relaxation to a person. It help break the monotony of daily life. ये हमारे डेली लाइफ से क्या करता है, थकान को दूर करता है। सो इसमें हमको उद्देश्य बताना है मनोरंजन के। तो मनोरंजन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, टू प्रोवाइड जॉय एंड हैप्पीनेस। आनंद और खुशी प्रदान करना, यह व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। टू रिलीव स्ट्रेस एंड फटीग, यह क्या करता है, तनाव और थकान को दूर करता है। मनोरंजन से मन हल्का होता है और मानसिक थकावट भी दूर होती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट इसमें थर्ड हम लोग लिख सकते हैं, टू प्रमोट सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, समाज से मेलजोल बढ़ाना। सामूहिक मनोरंजन जैसे खेल, नाटक, सिनेमा लोगों को से जोड़ता है। पॉइंट 4 इसमें हम लोग लिख सकते हैं, टू बूस्ट क्रिएटिविटी। ठीक है, रचनात्मक को बढ़ावा देना। कला, संगीत, नाटक आदि से इंसान की कल्पना शक्ति और रचनात्मक विकसित होती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, शिक्षा के साथ मनोरंजन। कुछ मनोरंजन शैक्षिक होते हैं, जैसे कि शैक्षिक टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि। नेक्स्ट है पॉइंट 6 में हम लोग लिख सकते हैं, टू प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, जैसे में योग, डांसिंग, नृत्य, संगीत जैसे मनोरंजन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधार होता है। पॉइंट 7 इसमें लिख सकते हैं, टू मेक गुड यूज ऑफ फ्री टाइम। मतलब खाली समय का सही उपयोग आप लोग कर सकते हैं, यह फुर्सत के समय उपयोगी और सकारात्मक बनाता है। तो ये मनोरंजन के उद्देश्य हुए। नेक्स्ट हम लोग का इसमें क्वेश्चन आता है 10 नंबर, खेल एवं कार्यों से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्ले एंड वर्क। खेल और कार्य में क्या संबंध है। तो खेल और कार्य में हम लोग का संबंध ये है दोस्तों, कि खेल और कार्य दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेल भी एक तरह का कार्य ही है और कार्य से भी खेल जैसी भावना लाकर उसे रोचक बनाया जा सकता है।
तो इनके संबंध बताना है खेल और कार्य में हमको। रिलेशन बिटवीन प्ले एंड वर्क, तो इसमें पहला हो जाएगा, लिख सकते हैं डिसिप्लिन एंड रूल, मतलब अनुशासन और नियम पालन। जैसे खेल के नियम होते हैं वैसे ही हर कार्य के नियमों को अनुसार करना पड़ता है। सेकेंड नंबर, इसमें सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, कड़ी मेहनत और अभ्यास। खेल और कार्य दोनों में निरंतर अभ्यास और मेहनत की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं गोल ओरिएंटेड, मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ना है। खेल में जितना लक्ष्य होता है कार्य में सफलता प्राप्त करना। फोर्थ नंबर इसमें लिख सकते हैं मेंटल ग्रोथ, मतलब मन का विकास। खेल से मन प्रसन्न होता है, कार्य में आत्मा संतोष मिलता है, दोनों मिलकर मानसिक संतुलन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, मतलब समय प्रबंधन और टीम वर्क। खेल और कार्य दोनों में समय का सही उपयोग और सहयोग हो जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्ले मेक्स वर्क इंटरेस्टिंग, मतलब खेल कार्य को रोचक बनाते हैं। यदि कार्य में खेल जैसी ऊर्जा और रुचि हो तो वह थकाऊ नहीं लगता है। सो दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स में क्वेश्चन थे जिसको सारे करना कंपलसरी थे। तो गाइस, हमने आप लोग को एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चनों को आंसर बताए हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप लोग एग्जाम इतना भी लिखते हैं तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं इकाई प्रथम यूनिट फर्स्ट की तरफ। अब इस यूनिट से सारे यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है और एक क्वेश्चन, इसमें सारे यूनिट से इस क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा। तो सेकंड नंबर हम लोग अपना देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। मनोरंजन से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र पर विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्रिएशन, डिस्क्राइब द एरिया ऑफ रिक्रिएशन इन डिटेल। सो गाइज, ये हम लोग का आंसर हम लोग को 500 वर्डों में देने हैं। सो इसके आंसर बड़े हो जाएंगे, तो इन लोग इस क्वेश्चन के आंसर हम कुछ हेडलाइंस में बताएंगे और कुछ एक्सप्लेन भी कर देंगे। आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 500 वर्डों में इन लोग को लिखना है। सो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या था, मनोरंजन से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मनोरंजन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले ये आपको बताना है और दूसरा इसमें बताना है इसके क्षेत्र पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मनोरंजन को बताना है। तो मनोरंजन का अर्थ होता है मन को आनंद, प्रसन्नता और ताजगी देने वाली कोई भी गतिविधि का साधन। अगर किसी भी प्रकार से हमारे मन को आनंद होता है, हम खुश होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तो वह हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है। सब जब व्यक्ति थक जाता है और मानसिक रूप से तनाव में होता है, तब वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे राहत और खुशी मिले, यही मनोरंजन है। यह केवल समय बिताने का साधन नहीं है बल्कि जीवन का जरूरी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप मनोरंजन के लिख सकते हैं, इसके क्षेत्र पे विस्तार से वर्णन कीजिए। एरियाज ऑफ एंटरटेनमेंट, इनके एंटरटेनमेंट के एरियाज बताने हैं। तो आप लोग कैसे कैसे इन लोग को इनके क्षेत्र से बता सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग पहला अपना क्षेत्र देखेंगे, विजुअल एंड ऑडियो एंटरटेनमेंट, दृश्य और श्रव्य मनोरंजन। इसमें क्या हो सकता है, फिल्में, टीवी शो देखना, वेब सीरीज देखना, संगीत सुनना, रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आप लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। सो आप लोग इससे भी मनोरंजन होता है आप लोग का, ये भी एक क्षेत्र है मनोरंजन का। इसमें 2 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं खेलकूद, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एग्जाम्पल आउटडोर गेम्स। और इसमें इंडोर गेम्स भी बता सकते हैं लाइक शतरंज, कैरम। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट थर्ड करके लिख सकते हैं आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें क्या हो सकता है, नाटक, नृत्य, गायन, चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकला, मतलब डांस, ड्रामा, पेंटिंग, म्यूजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीडिंग एंड लेक्चरिंग, पठन पाठन। तो इसमें क्या हो सकता है, बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टोरीज बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट में लिख सकते हैं नेचर एंड आउटडोर रिक्रिएशन, प्राकृतिक और आउटडोर मनोरंजन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पिकनिक, ट्रैवलिंग, कैंपिंग, गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ घूमना, मतलब क्या कर सकते हैं हम इसमें,
जंगलों की सैर कर सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें अथवा और करके क्वेश्चन नंबर थर्ड है। भारत में मनोरंजन के ऐतिहासिक विकास पे चर्चा कीजिए। डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया। सो गाइस, भारत एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यहाँ मनोरंजन न केवल समय बिताने का साधन रहा है, बल्कि यह धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं का भी हिस्सा रहा है। भारत में मनोरंजन की शुरुआत वेदों और पुराणों के समय से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कब से मानी जाती है? बहुत पुराने समय से मानी जाती है। भारत में प्राचीन काल में मनोरंजन के रूप क्या थे? तो नृत्य और संगीत, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य होते थे। वीणा, तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था उस टाइम। संगीत संगीतों का भी उल्लेख सामवेद में भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नाटक और रंगमंच। संस्कृत नाटक जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखे गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में नौटंकी, रामलीला, रासलीला जैसे मंचन पर कार्यक्रम होता था। और आज भी ग्रामीण इलाकों में नौटंकी, रामलीला, रासलीला जैसे कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कथाएं और लोकगीत। कथाएं और लोकगीत में जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएं, लोक कथाएं, भक्ति काल में भजन कीर्तन, कबीर तुलसीदास के पद भी गाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके इसमें हम लोग लिख सकते हैं खेल और युद्ध कौशल। मतलब कुश्ती, कबड्डी, मल्ल युद्ध जैसे प्रारंभिक प्रारंभिक खेल होते थे। ठीक है, तीरंदाजी, घुड़सवारी, शतरंज जिसे चतुरंग कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है त्योहार और मेले। जैसे दिवाली, होली, दशहरा जैसे त्योहारों में नृत्य और गायन भी होता था। ग्रामीण मेलों में लोक कला, नाटक, झूले इत्यादि होते थे। और इसमें हम लोग देख सकते हैं आगे मध्यकाल और मुगल काल में मनोरंजन। ये तो हम लोग देखे थे प्राचीन काल में। अब इसमें मध्यकाल और मुगल काल में मनोरंजन देखेंगे। तो मध्यकाल में क्या होता था? मुगल दरबारों में संगीत, नृत्य, कविता पाठ, शायरिया, मुशायरे और गजल होते थे। चित्रकारी और मुगल स्थायी कला भी एक तरह का सांस्कृतिक मनोरंजन था उस टाइम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक काल में मनोरंजन मिलेंगे। ठीक है, 20वीं सदी में जब थिएटर और सिनेमा का विकास हुआ, आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे रेडियो टीवी माध्यम से होने लगा। आज मनोरंजन डिजिटल माध्यम, इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल गेम तक पहुंच चुका है। जो हम लोग इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ये आधुनिक मनोरंजन है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देश में मनोरंजन प्रदान करने वाले विभिन्न अभिकरणों पर प्रकाश डालिए। फोकस ऑन डिफरेंट एजेंसी ऑफरिंग रिक्रिएशन इन आवर कंट्री। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया देश में मनोरंजन प्रदान करने वाले विभिन्न अभिकरणों पर प्रकाश डालिए। किस किस अभिकरण से आप मनोरंजन प्रदान करते हैं? तो हम पॉइंट वाइज हेडिंग्स बता देते हैं, उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। तो इसमें 10 पॉइंट्स हम बताएंगे। फर्स्ट है टेलीविजन, टीवी। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिख सकते हैं रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम। 6 पॉइंट लिख सकते हैं वीडियो गेम। 7 पॉइंट लिख सकते हैं टैबलेट। 8 पॉइंट में लिख सकते हैं कैमरा, जैसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। 9 पॉइंट लिख सकते हैं इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब आदि के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं माइक और स्पीकर, संगीत और लाइव शो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे मनोरंजन के अभिकरण, जिसपे मनोरंजन को प्रदान करने वाले अभिकरण थे। नेक्स्ट इसमें और करके क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मनोरंजनात्मक कार्यक्रम का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। एवेलुएट इन डिटेल अबाउट द रिक्रिएशनल प्रोग्राम। मतलब मनोरंजन के कार्यक्रमों को विस्तार से इसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो मनोरंजन के कार्यक्रम क्या हो सकते हैं? मनोरंजन कार्यक्रम वे होते हैं जो दर्शक को आनंद, ज्ञान और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल समय बिताना नहीं होता है, बल्कि मानसिक ताजगी, सामाजिक जुड़ाव और कभी कभी शिक्षा भी देना होता है। टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम क्या हो सकते हैं? टीवी सीरियल्स, जैसे भावनात्मक, पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ।
नेक्स्ट इसमें हम आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट रियलिटी शोज। रियलिटी शोज में क्या हो सकता है, तो इसमें रियलिटी शोज में लिख सकते हैं शोकेस टैलेंट बट मैनी इंक्लूड अननेसेसरी ड्रामा। अननेसेसरी ड्रामा मतलब गायन, नृत्य, टैलेंट शो, स्टंट कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में लिख सकते हैं मूवी, फिल्में, मनोरंजन, प्रेरणा, सामाजिक संदेश, हिंसा और अश्लीलता वाली फिल्म का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। मतलब फिल्में में क्या हो सकती हैं, इसमें तो कई प्रकार की फिल्में भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट, इसमें इसी में पॉइंट फोर लिख सकते हैं हम कॉमेडी शो, हंसी और तनाव मुक्ति कॉमेडी शो देख सकते हैं। कभी कभी अशोभनीय भाषा, अपमानजनक संवाद भी होते हैं। ठीक है। पॉइंट फिफ्थ में इसमें लिख सकते हैं म्यूजिक प्रोग्राम, जो सभी उम्र के लिए, सभी के लिए यूजफुल है, सभी छोटे से बड़े सभी लोग म्यूजिक सुनते हैं। पॉइंट सिक्स इसमें लिख सकते हैं एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट, जैसे एग्जाम्पल अभी एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट के लिए क्या चल रहे हैं, बाईजूस, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, PW इत्यादि भी एजुकेशनल एंटरटेनमेंट है। जैसे आप लोग को अभी इस चैनल पे द PE रिवोल्यूशन में एजुकेशनल एंटरटेनमेंट मिलेंगे। ठीक है, एजुकेशनल मिलेगा, तो ये शैक्षिक मनोरंजन है। ठीक है, एक शैक्षिक प्रकार से आप लोग को सीखने के मिलेंगे। ठीक है, तो ये किससे मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है डिजिटल मनोरंजन, OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब। अगर इनका हम मूल्यांकन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो पॉजिटिव क्या होगा, ये तनाव कम करते हैं, रचनात्मक बढ़ाते हैं, प्रतिभाओं को मंच मिलता है, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6-7 देखेंगे इस यूनिट में। तो 6 है खेल को परिभाषित करते हुए व्यक्ति विशेष के लिए खेल महत्वपूर्ण है पर विवेचना कीजिए। डिफाइन प्ले अलॉन्ग विद द डेलिब्रेशन ऑफ प्ले इन इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, तो खेल को परिभाषित करते हुए, तो खेल को परिभाषित करते हुए क्या करना है, इसमें एक व्यक्ति के विशेष महत्वपूर्ण बताना है। तो खेल वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गतिविधि है जो व्यक्ति को आनंद, व्यायाम, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का अनुभव कराती है। खेलों में शरीर की सक्रियता, नियमों का पालन और जीतने की भावना शामिल होती है। लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़, कुश्ती, रनिंग, तैराकी, योग इत्यादि सभी क्या हैं, खेल के रूप हैं। इनके इम्पोर्टेंस बताने हैं, तो इम्पोर्टेंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो जाएगा, डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, मोरल वैल्यू। हेल्थ में क्या हो जाएगा, हेल्थ से क्या होता है, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस, रिड्यूस स्ट्रेस, रिफ्रेश द माइंड। डिसिप्लिन टीचेज पंक्चुअलिटी एंड द रेगुलरिटी। टीम वर्क, लीडरशिप क्या सिखाता है, बिल्ड कॉर्पोरेशन एंड द लीडरशिप स्किल्स। कॉन्फिडेंस इसमें क्या होता है, विनिंग और लूजिंग बिल्ड सेल्फ बिलीव। मतलब इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीतने और हारने का अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, अथवा और करके जो 7 नंबर क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत की रोचकता पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन शॉर्ट्स अबाउट द डिस्क्राइब इन शॉर्ट्स अबाउट द सर्वनेस ऑफ थ्योरी ऑफ प्ले। मतलब खेल की सिद्धांत क्या है, तो खेल के सिद्धांत से स्पोर्ट थ्योरी क्या बताता है, वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है जिसमें खेल से जुड़े नियमों, रणनीति या मानसिक प्रभाव, प्रशिक्षण विधियां और नैतिक मूल्य शामिल होते हैं। यह खेल केवल खेल खेलने का तरीका नहीं सिखाता है, बल्कि यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में और व्यक्तित्व में कैसे असर डालते हैं। इनकी रोचकता पे संक्षिप्त वर्णन करना है। रोचकता, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स थ्योरी। ये क्या करता है, मानव शरीर और मन की गहराई से समझ, खेलों के पीछे वैज्ञानिक सोच, रणनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया। पॉइंट 4 में लिख सकते हैं नैतिकता और खेल की विकास। और पॉइंट 5 में लिख सकते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव। मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को ये कैसे जोड़ते हैं, तो खेल सिद्धांत भी यह दर्शाता है कि खेल राष्ट्र, सांस्कृतिक और समाज को कैसे जोड़ता है। लाइक ओलंपिक खेलों का वैश्विक महत्व इसी का उदाहरण है। जैसे अनेक कंट्रियों को जोड़ता है ओलंपिक गेम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का लास्ट यूनिट है। तो शिविर से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को विस्तार से बताइए।
ठीक है दोस्तों, शिविर से आप क्या समझते हैं, इसमें शिविर को आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा और करके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिविर के आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए। राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैंपिंग। शिविर के क्या हो गया, आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखना है। तो शिविर के आयोजन को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं। शिविर कैंप जैसे योजनाओं को सफल बनाने के लिए कई फैक्टर्स कारक जिम्मेदार होते हैं। ये कारक शिविर की रूपरेखा, संचालन और परिणाम को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे प्रतिभागियों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ कैंप, समय और अवधि, पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप, शिविर का उद्देश्य, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट ऑफ रिसोर्स, उपकरण और सामग्री की उपलब्धता, लीडरशिप एंड ट्रेनर्स, नेतृत्व व प्रशिक्षकों की टीम, बजट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, बजट और वित्तीय संसाधन, एकोमोडेशन एंड फूड अरेंजमेंट्स, आवास और भोजन की व्यवस्था, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति कैसा है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक। ये नहीं कहीं कैंप लगाए वहाँ का मौसम ही सही नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट 11 में परमिशन एंड रेगुलेशन, अनुमति और नियम। नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं प्रोग्राम, शेड्यूल एंड प्लानिंग, कार्यक्रम की रूपरेखा और समय सारणी पहले से तय होना चाहिए। ये 12 पॉइंट में इनको लिख के डिटेल इनसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चन जो आप लोग ने देखे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार इस वीडियो को आप लोग देख के जाइएगा। इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। एक ही वीडियो में हमने सारे पेपर को एक्सप्लेन किया है और बहुत कुछ बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो से उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।